सरकार की मंशा कुछ और है, दिखावा कुछ और है और चुनावी जुमले कुछ और है। अब गौ रक्षा वहीं होती है जहां चुनाव होता है। गौ रक्षा हो रही है ना वेस्ट बंगाल में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अब धर्म युद्ध होगा। लखनऊ में धर्म युद्ध की तारीख का ऐलान भी शंकराचार्य की तरफ से कर दिया गया है। अब 9 दिन का वक्त है। योगी आदित्यनाथ क्या इस धर्म युद्ध से खुद को बचा पाएंगे, ये भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बचाव की मुद्रा में आए हैं, काशी में बटुक ब्राह्मणों की पिटाई पर पुलिस को फटकार लगाते हुए दिखे हैं। क्या कुछ चल रहा है सियासी तौर पर, बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वैश्विकार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपको भी और आपके जितने दर्शक हैं, शुभचिंतक हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, होली की बधाई। होली की आपको भी और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। ताजी ताजी गुजिया खाएं और देश में शांति की कामना करें, क्योंकि एक युद्ध विश्व में चल रहा है और एक युद्ध देश में चल रहा है। गो हत्या को लेके जो चिंताएं शंकराचार्य जी ने जाहिर की हैं, ये मामला निपटे, ऐसी प्रार्थना करते हुए देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और विशेष तौर पे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सर, शंकराचार्य तो कह रहे हैं हम धर्म युद्ध करेंगे। 11 मार्च का अल्टीमेटम भी दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी तक योगी जी कुछ करते हुए नजर नहीं आए हैं। वही 24 घंटे के भीतर हम देख रहे हैं काशी में जो बटुक के साथ मारपीट की थी पुलिस कर्मियों ने, उस पर जो है योगी आदित्यनाथ बड़ा एक्शन ले रहे हैं। कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रयागराज में जो बटुकों के साथ में हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हो क्या रहा है? योगी आदित्यनाथ क्या बैकफुट पर आए हैं? थोड़े उनके जो तेवर है वो नरम पड़े हैं, या फिर अभी वैसे ही नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए हिमांशु, कई सारी चीजें समय के अनुसार होती हैं और परिस्थिति जन्य होती हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज की घटना हुई थी और 2 दिन पहले की काशी की घटना हुई है, दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से जो ईरान, इराक और इजराइल का आप मामला देख रहे हैं, सॉरी, अमेरिका, इजराइल और ईरान का मामला देख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को नहीं लगा था कि इतनी हद तक पड़ जाएगा ईरान, और ईरान तो अब करो या मरो के उस पर पहुंच गया है। यही परिस्थिति अगर हम इसको छोटे स्केल पे जोड़ें, शंकराचार्य जी के साथ भी यही हुई। योगी जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह आभास नहीं था कि शंकराचार्य का ये मामला इतना आगे बढ़ जाएगा, और उन्होंने चोटी खोल दी। जैसे कि सनातन में कहते हैं कि चोटी खोल के वो जो है जंग के मैदान में आ गए हैं। तो वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को अपना सियासी नुकसान भी होते हुए दिखा, और सवाल खड़े हो गए कि जिस सनातन की आप बात करते थे, जिस गोरक्षा की आप बात करते थे, शंकराचार्य जी तो शायद उसी की मांग कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कोई राजनीतिक लड़ाई तो आपसे लड़ नहीं रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई तो आपसे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और यह दिल्ली का आपका शीर्ष नेता लड़ रहा है। शंकराचार्य जी तो लड़ नहीं रहे हो, तो गौ रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आपने कहा था, जिसके बलबूते आप सरकार में पहुंचे, आपने कहा था कि प्रदेश में सरकार बनेगी तो जितने बूचड़ खाने हैं वो बंद किए जाएंगे, और कुछ शुरू शुरू में इस तरह की चीजें चली भी थी। आपने याद दिलाया था कि भाई जो 105 साल पुरानी दुकान है टुंडे के कबाब की, सबसे फेमस दुकान है लखनऊ में, वो भी बंद होने के कगार पे आ गई थी। तो वापस शुरू हुई वो, और वापस आज उत्तर प्रदेश में कहीं मुझे तो लगता नहीं कोई मीट की समस्या है, गौ मांस की समस्या है। अब तो पार्टी चंदा ले रही है। तो ये सारी चीजें खुल के आ गई हैं। तो इस नाते कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे शंकराचार्य जी संत आ गए हैं, और वो जो संतों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और कहीं ना कहीं योगी जी इस मामले पर गिरते हुए जा रहे हैं। और उसी पे जो उनके विरोधी हैं, चाहे वो राजनीतिक विरोधी हो, चाहे वो उनके निजी विरोधी हो, चाहे पार्टी के अंदर से उनके विरोधी हो, उनको एक बड़ा मौका योगी जी को घेरने का मिल गया है। तो जब इस तरह की परिस्थिति बन गई है और योगी जी को लगा है कि बहुत नुकसान हो रहा है, तो शायद उन्होंने कुछ नरम रुख अपनाया है। और 2 दिन पहले जो ये काशी की घटना है, वहां भी पुलिस ने ऐसा व्यवहार एक बटुक ब्राह्मण के साथ किया है, तो उसको फटकारने का काम योगी जी ने इसी के तहत किया है, मुझे ये लगता है। और जिस प्रकार से 40 दिनों की घोषणा शंकराचार्य जी ने की थी, और उन्होंने कहा था कि भाई अभी 30 दिन पूरे हो गए और आज तो 31वां दिन है, तो 9 दिन बाकी हैं, 11 मार्च को वो कूच कर रहे हैं लखनऊ के लिए।
तो हो सकता है कि योगी जी इसमें कुछ उनसे टाल मटोल की उनको मनाने की कोशिश करें। अन्यथा अगर ये शंकराचार्य का और संतों का कार्यक्रम लखनऊ में होता है, ये क्या रूप लेगा, ये कहाँ तक जाएगा, इसका तो अभी आकलन करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा होगा, इस पे मुझे थोड़ा संशय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है अगर संतों का समागम लखनऊ में होता है। क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाई शंकराचार्य कोई अनोखी डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई अलग डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो तो आप ही की मांग को आपको याद दिला रहे हैं। आपने कहा था गोरक्षा होनी चाहिए, आपने कहा था कि बीप पर बैन लगना चाहिए, आपने कहा था सारे जो ये है आपके कत्ल खाने हैं वो बंद होने चाहिए। तो उसमें क्या हो रहा है, आप ही के विधायक, आप ही की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इतनी गायें कट रही हैं। आपको याद होगा कि लोनी के विधायक लगातार आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं। और पुलिस किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार करके पुलिस कैसे पैसे लेके उनको छोड़ रही है, गाय की तस्करी कैसे हो रही है। तो सारी चीजों पे मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी हुई है और अब वो ऐसी जगह फंस गए हैं कि मुझे लग रहा है शंकराचार्य जी के सामने उनको सरेंडर करना ही होगा। अन्यथा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बड़ा नुकसान मैं आने वाले समय में देखता हूं। जी। अच्छा, जो वैकल्पिक रास्ता ढूंढा गया ब्रजेश पाठक के जरिए या केशव प्रसाद मौर्य के जरिए या तमाम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए, वो वैकल्पिक रास्ता मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कामगार साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले आए थे, वो शंकराचार्य को भगवान बताने लगे थे। बटुक ब्राह्मणों की जो शिखा खींची गई उस पर जो है ब्रजेश पाठक ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया, लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर भी ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और कह रहे थे मैं आपके दिल की मन की बात समझता हूं। तो फिर वो मन की बात और ये जो योगी जी की मन की बात है, ये मैच नहीं खा पा रही है। अब ऐसे में जो वैकल्पिक रास्ता था वो तो बंद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत कुछ मतलब बटुक ब्राह्मणों पर जो शिखा खींची गई उस मामले पर कोई एक्शन तो हुआ नहीं पुलिस वालों की तरफ से। देखिए, अगर हिमांशु जी आप देखेंगे जो बटुक ब्राह्मणों के साथ वो मामला हुआ था, अब वो मामला बहुत बड़ा मामला उस लिहाज से नहीं लगता है जितना सेकंड वाला मामला हुआ है। जिस तरह से कीचड़ उछाली गई है शंकराचार्य जी पे, जिस तरह से उनके खिलाफ केस किए हैं, हालांकि वो केस कोर्ट में है, अभी हम भी उस पर ज्यादा ना कहते हुए ये कह सकते हैं कि जब तक कोई रिजल्ट ना आ जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया हम ये कह सकते हैं कि वो तथ्यों के आधार पर परिस्थिति जन्य हमें फर्जी केस लग रहा है। जिस तरह से उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया है, उससे कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी आक्रोश में है और देश का और यूपी का संत समाज भी भारी तादाद में उस बात को लेकर नाराज है कहीं ना कहीं, और ये गलत है मैं मानता हूं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने केस किया है उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। या तो बटुक ब्राह्मण है, जो उनके शिष्य हैं, जो वो बच्चे हैं, या तो उनके परिवारों ने शिकायत की होती, या कहीं से लगता कि जो जेन्युइन शिकायत है और उसमें तथ्य दिख जाते हैं। यहाँ तमाम ऐसी चीजें सामने आती हैं कि एक व्यक्ति शामली का रहने वाला है, वो इलाहाबाद में जाके केस करता है, फिर इनके परिवार के लोग आगे नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, फिर उनका कहना यह है कि हमारे आश्रम में ये बच्चे कभी रहे ही नहीं, इनसे मुलाकात ही वहां पे माघ मेले में हुई है। तो क्या माघ मेले में संभव है इस तरह का कृत्य करना? तो कई सारे सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से एकाएक भी निकलकर सामने आया है शाहजहांपुर का, वो कह रहा है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि अपनी बेटियों से कहलवाओ, मतलब बेटियों के जरिए आरोप लगाओ। वो पत्रकार का नया विजन भी आया है। उन्होंने कल शाम को या आज सुबह भी एक प्रेस को बुला के कहा है कि उनको धमकियां दी जा रही है, उनको खतरा है, और वो क्योंकि तुम कैसे शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रणनीति हो रही है और इससे योगी जी की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं। ये जो दोनों तरफा लड़ाई चल रही है, इसमें एक तीसरी ताकत भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, और उसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग सब हैं। सब अपने अपने तरीके से जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप अपना फायदा लेने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए, निजी लाभ लेने के लिए, सियासी लाभ लेने के लिए, तमाम लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आजकल लोगों में नैतिकता तो रही नहीं है, मानवता तो है नहीं, सिद्धांतवाद तो है नहीं, तो सब कहीं ना कहीं अपने निजी हितों के, निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं।
कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई पद के लिए काम करता है, कोई पार्टी के लिए काम करता है। इसलिए आज सनातन और योगी कटघरे में खड़े हुए हैं। अब ये तय करना होगा कि सनातन को बचाने वाले संत सही हैं या ये जो कुछ ढोंगी लोग हैं, पाखंडवादी लोग हैं, उनके कंधे पे आज सनातन आटिका है। ये निर्णय करना होगा संतों को भी और योगी जी को भी, क्योंकि योगी भी उसी समाज से आते हैं, संत समाज से आते हैं। और संत समाज की सरकार होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए अगर ये परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है तो ये सनातन के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी। अच्छा सर, कहा जाता है हमारी तरफ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो ये एक तरह से जो प्रयागराज में घटनाक्रम हुआ उसने अच्छा ही किया। कुछ लोगों के चेहरे से जो पर्दा था वो पूरी तरीके से हट गया, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। क्योंकि कहते हैं गाय को खाना खिलाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और कहेंगे देखिए गौ माता हमारे लिए कितनी प्यारी है। 4PM ने कई बार स्टिंग किया है लखनऊ के अंदर आसपास कि किस तरह से गौ माता की दुर्दशा हो रखी है, या फिर सड़कों पर अन्ना पशु इस तरह से घूमते रहते हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है किसी को। तो और दूसरी तरफ जो है, जो लोग बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इस तरह के कारोबार में सम्मिलित हैं, वो सरकार के कितने करीबी हैं, चंदे के तौर पर उनको जितनी रकम मिल रही है सब समझ ही सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसने बहुत अच्छा किया है एक तरह से। मतलब ये जो ढोंगी आपने अभी जिक्र किया, वो ढोंगपन जो है वो सबके सामने आ गया है। अब खुली खुली लड़ाई हो रही है। अब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ कौन कितना किसका सगा है। सनातन को लेकर बोलने वाले अब जो है भागवत जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर, मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर। मोदी जी तो हालांकि हर बात पे खामोशी हो जाते हैं जो उनके पक्ष में नहीं होती है। सर देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत इस मामले पर बोल ना रहे हो, लेकिन वो चिंतित तो बहुत है। और वो चिंतित इसलिए है कि क्या सियासत को झटका लग सकता है क्या इस मैटर पे, इसीलिए शायद वो बार बार लखनऊ भी आ रहे हैं। मैं हिमांशु जी इस मामले को, गाय के मामले को मैं डिफरेंट तरीके से देखता हूं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं और मेरे घर में भी गाय रही है और हमने अंध भक्तों की तरह गाय की पूजा नहीं की है, लेकिन गाय का सम्मान हम करते हैं और गाय को हम एक अपने परिवार के सदस्य की तरह पालते हैं, उसके बछड़े को पालते हैं। और इसलिए पालते हैं कि जो बछड़ा है कई बार वो गाय से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसको खेत में हल चलाना है, हम इसलिए भी पालते हैं उसको, लालच भी होता है। और फिर जब वो बछड़ा बड़ा होता है तो वो बैल बनता है। जब वो बैल बनता है तो वो अपना परिवार भी बढ़ाता है और वो खेतों में हल चलाने के लिए भी काम करता है, जिससे किसान के घर में रोटी आती है। एक षड्यंत्र के तहत जो गौ माता को खत्म करने का काम लोगों ने किया है, उन्होंने सबसे पहले बैल को खत्म करने का काम किया। हमारी खेती को बढ़ाने के लिए, हमारी खेती में केमिकल मिलाने के लिए, हमारी खेती से बैल को दूर करने के लिए एक षड्यंत्र विश्व लेवल पर रचा गया और उसमें हम फंस के रह गए। तमाम जो पिछली 70 सालों में सरकार आई वो इसमें सहभागी रही, पिछली सरकारें भी रही और ये वाली सरकार भी है, जो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारा अमेरिका के साथ समझौता हो रहा है। आप मुझे बताइए, आप खाली गाय गाय की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, तो गौ माता अकेली कैसे रहेगी? उसका परिवार कैसे बढ़ेगा? उसके बछड़े का क्या होगा? जो गांव में आवारा बैल घूम रहे हैं, शहरों में आवारा बैल घूम रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे? वो आपको दुश्मन दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैसे गौ रक्षा आप कर सकते हैं? गौ रक्षा करने के लिए आपको उसका पूरा परिवार की रक्षा करनी होगी और ईमानदारी से रक्षा करनी होगी। यहाँ खाली आप फोटो खिंचाने के लिए, यहाँ गाय को चारा खिलाते हुए और 2 मिनट की वीडियो बना के खाली सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल पर चलाने के लिए आप गाय का प्रयोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि उस गौ माता की हत्या हो रही है, उस गौ माता पर राजनीति हो रही है और गौ माता को कुछ नहीं मिल रहा है। गौ माता शहरों में पन्नी और कूड़ा खा के गुजारा कर रही है। बिल्कुल। और कई जो वास्तव में गौ सेवक हैं, जो वास्तविक गौ सेवक हैं, जब वो गाय की सेवा करते हैं और वो गाय बीमार होती है, उसको हॉस्पिटल में लेके उसका ऑपरेशन कराते हैं, 5-5 किलो 10-10 किलो थैलियां उसके अंदर से निकलती हैं। ये हमने दिल्ली में देखा है। तो सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार अपने निजी हितों को साधने के लिए, सियासत करने के लिए, किसी तरह सत्ता में आने के लिए पैंतरेबाजी करती है
और गौ माता का प्रयोग करती है। मैं धन्यवाद करता हूं शंकराचार्य जी का। उनकी अपनी चीजें अलग होंगी, कई सारी चीजें अलग होंगी, योगी जी से हो सकता है उनकी तलखी हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर वो गौ माता के बचाव में सड़कों पर उतरते हैं तो वो एक बहुत सराहनीय कदम लेके चल रहे हैं। और अगर वो इस मुहिम को बढ़ाते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि गौ क्रांति दल एक संगठन उन्होंने बनाया और उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे अधिक सहयोग उनको किसान वर्ग का मिलेगा, क्योंकि किसान वर्ग के लिए गौ माता और गौ माता का परिवार, पशु प्रेमियों के लिए गौ माता का परिवार, मजदूरों के लिए गौ माता का परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सनातन में तो हमारी गौ माता की जो व्याख्या की गई है, वो तो मैं पंडित या कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, उसका तो मुझसे अधिक आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से हमने, क्योंकि गौ माता का मानने का मतलब है अगर गौ माता सुरक्षित है तो पृथ्वी सुरक्षित है, और गौ माता सुरक्षित नहीं है तो पृथ्वी सुरक्षित नहीं है। इसलिए गौ माता की रक्षा बहुत जरूरी है। जी, कामधेनु गाय का तो बहुत वर्णन किया गया है शास्त्रों में। सवाल ये भी है सर कि मोदी जी भी तो गाय फोटो खिंचवाते हैं, मोदी जी भी खामोश हैं, मतलब वो भी फोटो खिंचवाने के लिए, और जो 30 करोड़ का चंदा आ रहा है वो ज्यादा भारी पड़ रहा है उस प्रेम पर, उन चीजों पर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे ये विषय बहुत डिफरेंट विषय है। और आज हम एक आकलन अगर करते हैं और चीजों को देखते हैं और फिर हम तथ्यों में जाते हैं, आंकड़ों में जाते हैं, बीफ एक्सपोर्ट की भारत से बात करते हैं। यही मोदी जी थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो लानत मलानत कांग्रेस की सरकार को भेजते थे, प्रधानमंत्री को घेरते थे कि भारत में इतनी गाय कटती है, इतना मीट एक्सपोर्ट होता है, ये होता है। भाई आपकी भी 11 साल कंप्लीट हो गए, सरकार है, 12वां साल चल रहा है, आपने कितना एक्सपोर्ट बंद किया, कितना एक्सपोर्ट कम किया? हमारी जानकारी के मुताबिक तो एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है, गौ हत्या भी बढ़ गई है, कत्ल खाने भी बढ़ गए हैं, भारत जो है शीर्ष पे पहुंच गया है मीट एक्सपोर्ट में। तो ये क्या बिना आपकी मर्जी के हो गया है? आप जो चंदा ले रहे हैं मीट की कंपनियों से, आप जो चंदा ले रहे हैं, पार्टी फंड में पैसे ले रहे हैं, ये क्या जताता है? आपकी मानसिकता किस ओर है? तो ये कहना, अब मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, किसी के ऊपर कहना, मुझे लगता है ये सब बेमानी है। नियत नहीं है किसी की। जिनकी नियत है वो छोटे स्केल पे है, जिनकी नियत है वो ग्रुप छोटा है, जिनकी नियत है वो कम संख्या में है, इसलिए सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए गौ माता की ये दुर्दशा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर वास्तव में आप गौ माता का भला करना चाहते हैं, किसानों का भला करना चाहते हैं, तो किसानों को गौपालक बनाइए और किसान को कहिए कि जो किसान पालेगा, आप उल्टे सीधे पैसे, फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री के चंदे दे रहे हैं, फ्री की सब्सिडी दे रहे हैं, आप कर दीजिए ना कि जो गाय पालेगा, जो बैल पालेगा, जिसके घर में ये होगा, हम सर्वे करके उसको जो है पुरस्कृत करेंगे और उसको इनाम भी देंगे और उसको सब्सिडी भी देंगे जिस किसान के परिवार में गाय अधिक होंगी। तो कल से शुरू हो जाएगा। तो गौरव सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा कुछ और है, दिखावा कुछ और है और चुनावी जुमले कुछ और है। अब गौ रक्षा वहीं होती है जहां चुनाव होता है। गौ रक्षा हो रही है ना वेस्ट बंगाल में, गौ रक्षा आसाम में हो रही है ना, और आसाम में कैसी गौ रक्षा होती है ये आपको भली भांति पता है। जो भारतीय जनता पार्टी के गौ रक्षक वाले हैं वो आसाम से जो आते हैं, कैसे कैसे बयान उनके भारत की पार्लियामेंट में होते हैं, वो आपको ज्यादा पता है। यही हेमंतो शर्मा क्या इन्होंने क्या किया पिछले 5 साल में गौ के लिए, आंकड़े रखे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनकी मंशा में और कथनी में करनी में बड़ा फर्क है। ये दिल से नहीं चाहते हैं कि गौ हत्या को रोका जाए, इसलिए गौ हत्याएं नहीं रुक रही है, मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, जिस तरह से मतलब दो फेज कहा, मतलब दो गले तो नहीं होने चाहिए, लेकिन अब नेता है, राजनीति है, इसमें बड़ा आम हो गया है ये सब चीजें। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।